हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का रोटेशनल डायनेमिक्स और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका 1.8 टॉपिक, दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एग्जैक्टली लेकिन बच्चों उसके पहले जान लेते हैं थोड़ा लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखो लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई बॉडी है, उसको मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मोशन में आ गई, राइट ना। मतलब मान लो ये एक बॉडी है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी मोशन में आएगी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय दैट बॉडी इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम। और ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मान लो यहाँ पे एक इतनी छोटी सी बॉडी है जिसका मास हमने m लिया और यहाँ बड़ी बॉडी है जिसका मास हमने कैपिटल M लिया। दोनों को मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया। सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद सबसे ज़्यादा तेज कौन सी बॉडी जाएगी, ये वाली बॉडी, क्योंकि इसका मास कम है। और सबसे कम तेज ये बॉडी जाएगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जिसको हम P बार से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहले तो वो बॉडी का मास और जिसको कुछ भी वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी, ये दो चीज़ों पे ये बॉडी का लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। आया समझ में? मास इनटू वेलोसिटी, ये दो चीज़ों पे ये बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है। इसको कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, देखो अब यहाँ पे बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव हो रही है, इसीलिए इसको लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। बट मान लो बॉडी यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रही है। अभी ये स्ट्रेट पाथ मतलब ट्रांसलेशनल मोशन था। मान लो बॉडी यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रही है, तो रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा मोमेंटम रहेगा, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल बार। एक्चुअली एल बार इज इक्वल टू, देखो बच्चों जैसे हमने देखा था कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो उसी तरह एल बार इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, आर बार क्रॉस पी बार। यहाँ पे क्रॉस पी बार मतलब वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो वो बॉडी का मास एंड वेलोसिटी उसके ऊपर वो डिपेंड कर ही रही है, और दूसरी बात आर मतलब आप कितने डिस्टेंस से उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मान लो यहाँ पे बॉडी है, इस बॉडी का ये यहाँ से सेंटर से लेके डिस्टेंस इतना है। या फिर रोटेशनल मोशन मत करो, यहाँ पे एक रेगुलर शेप की बॉडी लेते हैं, मतलब रॉड लेते हैं हम लोग। ये भी रेगुलर शेप की बॉडी है। मैं यहाँ पे एक रॉड लेती हूँ। मान लो ये रॉड मैंने लिया है, इस रॉड के ऊपर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, राइट ना। तो ये डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। जैसे कि देखो अपने डोर के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो डोर का जो हैंडल होता है वो कभी भी मिडल में नहीं होता, क्योंकि मिडल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे चेंज होगा, मतलब टॉर्क वहाँ पे चेंज होगा। तो हमेशा वो जो हैंडल होता है वो हैंडल डोर के कॉर्नर पे होता है, ताकि हम इजीली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकें। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंजेस से लेके वो हैंडल तक का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। मान लो ये रॉड है, ये रॉड के ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, वो चेंज होता है। तो यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी रोटेशनल मोशन में, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, बट अगर रोटेशनल मोशन है तो सिर्फ मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और एक चीज यहाँ पे मैटर करती है, दैट इज द आर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये आर परपेंडिकुलर, मतलब आर इज द perpendicular distance from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। तो देखो बच्चों, ये है इसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम वी बार। अभी इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो आर बार इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर
आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे बार लिखती हूँ मैं, इनटू ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पे, पी बार का, दोनों का रिलेशन ये है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। सो आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी बार इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, आर पी साइन थीटा, क्योंकि देखो बच्चों दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट बी बार एंड दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दूसरा ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। वो कैसे, देखो साइन थीटा क्यों हमने लिया है उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो यहाँ पे एक मैंने रॉड लिया, ओके, मान लो इस रॉड के ऊपर में यहाँ पे फोर्स लगा रही हो, तो यहाँ पे फोर्स लगाए तो यही कंपोनेंट है जो बॉडी को रोटेशन में लाएगा, है ना, बॉडी को रोटेशन में लाने का काम यही कंपोनेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये जो फोर्स है वो कुछ इतने एंगल से लगाती हूँ, ऐसे ऐसे मैंने फोर्स लगाया, ओके। तो ये फोर्स लगाने के बाद मान लो यहाँ पे ये मैंने एंगल थीटा कंसीडर किया, तो इसके दो कंपोनेंट में बनाऊंगी, आपको याद होगा दो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने लगाया और दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लगाया। तो जो थीटा की साइड में होता है ये एफ है, जो थीटा की साइड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर साइड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ साइन थीटा। तो यहाँ बॉडी को रोटेशन में लाने का काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट काम कर रहा है ना। तो ये साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है बॉडी का साइन थीटा वाला, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। आया समझ में? तो ऐसे इसका फॉर्मूला बनेगा, जो कंपोनेंट बॉडी को रोटेशन में लाने का काम करेगा वही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। तो एल बार के दो दो फॉर्मूलेज बनते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आर बार क्रॉस पी बार, और दूसरा जो है एल बार इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ये भी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यही यूज करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों ये है इसका एंगुलर मोमेंटम। अब इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं, इसका डायमेंशन भी क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसका एसआई यूनिट देखो क्या बनेगा, एसआई यूनिट देखो पी बार का मतलब लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। पहले इसका लिख लेते हैं, आर का क्या है, दैट इज मीटर, इनटू पी बार का क्या है, किलोग्राम, और इसका मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट बनेगा। इसी के ऊपर से इसका डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या बनेगा देखो, इज इक्वल टू किलो का मतलब मास कितना आएगा यहाँ पे m1, ये एल लेंथ कितनी आएगी 2, और टाइम यहाँ पे डिवाइड बाय है तो टाइम कितना आएगा, दैट इज -1। तो बच्चों ये है एंगुलर मोमेंटम, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड नोट्स भी अच्छे से कॉपी करो। ओके बच्चों, ये था इसका फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो उसका एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम विद द एंगुलर वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पे एक रोटेटिंग बॉडी हम लोग कंसीडर करेंगे एज यूजुअल। इनके सभी के जो भी जितने भी डेरिवेशंस है ना, सब सेम तरीके से करने हैं आपको, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। अगर आप एक भी डेरिवेशन अच्छे से लर्न कर लो तो आपको अच्छे से आ जाएंगे सभी डेरिवेशंस। तो मान लो एक बॉडी है जो रोटेट हो रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स मैंने लिए, मान लो m1 लिया, m1 का यहाँ से डिस्टेंस लिया r1, यहाँ पे m2 लिया, उसका डिस्टेंस लिया r2, अप टू mn लिया, इसका डिस्टेंस लिया rn। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ बॉडी,
consider a body having mass m1 m2 up to mn be the masses of different particles, ऐसे लिखो, आंसर अच्छे से लिखते जाओ कोई भी क्वेश्चन का, डिफरेंट पार्टिकल्स। उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है वो कितना लिया है हमने, r1 r2 अप टू rn be the distances from axis of rotation। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। लीनियर वेलोसिटी इस बॉडी की इस डायरेक्शन में आएगी v1, यहाँ पे आएगी v2, यहाँ पे आएगी vn। ओके, लीनियर वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, इट विल नेवर चेंज। ऑलरेडी मैंने इसकी बात की है कि यूसीएम में लीनियर वेलोसिटी कभी भी एंगुलर वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। कंसिडर अ बॉडी हैविंग मास m रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे लिख दो ताकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। रोटेटिंग विथ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे यही पॉइंट लिखो कि एंगुलर वेलोसिटी is constant but linear velocity changes। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, देखो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि ओमेगा सेम है सबके लिए। v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा अप टू vn इज इक्वल टू rn इंटू ओमेगा। ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा, देखो लीनियर मोमेंटम इज p1 इज इक्वल टू m1 v1। तो यहाँ पे m1 v1 का फॉर्मूला पुट कर दो, m1 इंटू r1 ओमेगा, देन p2 इज इक्वल टू m2 v2, दैट इज m2 इंटू r2 ओमेगा। सिमिलरली p3 इज इक्वल टू m3 v3, मतलब m3 इंटू r3 इंटू ओमेगा अप टू pn इज इक्वल टू mn vn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा। ओके, ऐसे p1 p2 हमने लिखा। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे क्या आएगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज, वही हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज L1 बार इज इक्वल टू R1 P1 है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो R1 P1 मतलब क्या, R1 इंटू P1 कितना है उसकी वैल्यू पुट कर दो, M1 R1 इंटू ओमेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ये, दैट इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली L2 क्या बनेगा, M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। L3 बनेगा M3 R3 स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड सो ऑन। Ln बनेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो बच्चों अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें तो इन सब की हमें क्या करनी होगी, एडिशन करनी होगी। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln। ओके, तो L1 कितना है, दैट इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ओमेगा सब में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो मुझे मिलेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर, और ओमेगा कॉमन निकाला। तो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे I इंटू ओमेगा। तो बच्चों ये हमें मिला
एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका आंसर आप लोग इसी तरीके से लिखोगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी करो, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। बच्चों ये था एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं 1.9। 1.8 यहाँ पे खत्म होता है, 1.9 देखो क्या है। 1.9 एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है देखो, टॉर्क जैसे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क होता है। मतलब मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये सीधा सीधा जाएगी, है ना। इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये सीधा सीधा जाएगी। मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। अब इसी बॉडी की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं दो फोर्सेस लगाने वाली हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से रोटेट करती हूँ तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन करेगी। मतलब जो दो फोर्सेस एक्ट होंगे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड से, तो वो बॉडी में रोटेशन लाने का काम करते हैं। इसका मतलब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। वही अगर एक सिंगल फोर्स हम लगाए तो वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने रॉड लिया है, इस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स तो मैटर करता ही है। और मैंने आपको बताया, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम में डिस्कस किया, तो और एक क्वांटिटी यहाँ पे मैटर करी है, कौन सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, दैट इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, ऐसे हम लोग लिखते हैं। मतलब फोर्स तो है ही, और एक क्वांटिटी यहाँ पे मैटर करी है, दैट इज आर बार क्रॉस एफ बार। सिमिलरली वैसे ही अगर मैं इसको अभी थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो मैंने इसको, ये जो फोर्स है उसको मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो इस डायरेक्शन में लगाने के बाद ये एंगल कितना बनेगा, ये आर बार है, आर बार एंड एफ बार के बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट इज थीटा। तो आर बार इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब ये डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बनेगा, एफ साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है बॉडी को रोटेशन में लाने का काम कर रहा है, बॉडी को टॉर्क लाने का काम कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, दैट इज एफ साइन थीटा। इससे तो क्या होगा, ये कंपोनेंट ऐसे है, इससे अगर मैं खींचूं तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, बट ये जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, बॉडी में रोटेशन लाने का काम कर रहा है, कौन सा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को हम वैसे ही लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा बहुत मैटर करता है। मतलब यहाँ पे टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो बॉडी का जो मोमेंट आर्म है, आर को क्या क्या बोला जाता है पता है आपको, आर को बोला जाता है, आर इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर्म भी बोला जाता है, मोमेंट आर्म ऐसे बोला जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम को बोला जाता था मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, एल बार का आर बार क्रॉस पी बार। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स देखो, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा नाम इसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी है और इसको मोमेंट ऑफ टॉर्क भी। तो आर जो है इट स्टैंड्स फॉर मोमेंट, ओके, जो बॉडी में मोमेंट लाने का काम करता है, रोटेशन लाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो बच्चों इसी का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने वाले इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्म में, इनर्शिया, मतलब आई के फॉर्म में इसको डिराइव करने वाले। अगेन हम लोग वैसे ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट लेना है आपको, तो ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हमने लिया। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में यहाँ से
ये डिस्टेंस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए बी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की क्वांटिटी यहाँ पे कंसीडर करने वाले। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। वही अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पार्टिकल लिया m1, दूसरा पार्टिकल लिया m2 एंड सो ऑन, ऐसे पार्टिकल हम लेते गए m3 एंड mn पार्टिकल लिए हमने, सबका डिस्टेंस मैंने लिया r3, r2, r1, rn। ओके, तो वही अगेन let us consider an object performing uniform circular motion. Let us consider an object performing uniform circular motion UCM. Okay, m1 m2 क्या है उनका, m1 m2 up to mn be the masses of particles and third r1 r2 up to rn be the perpendicular distances from the axis of rotation। ओके, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे बॉडी का थर्ड पॉइंट, यहाँ पे बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो सेम है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है ना। सॉरी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखो अल्फा, क्योंकि देखो बॉडी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से हम लोग ए चेंज कर रहे हैं ना। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि सबकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, एफ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट linear acceleration of a body changes। तो वो क्या रहेगा, लीनियर एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा, सिमिलरली a2 इज इक्वल टू r2 इंटू अल्फा, a3 इज इक्वल टू r3 इंटू अल्फा एंड सो ऑन, an इज इक्वल टू rn इंटू अल्फा। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला, टेंजेंशियल फोर्स इज F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 इंटू a1। ओके, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, m1 एज इट इज रहेगा, a1 का फॉर्मूला क्या है वो पुट कर दो, r1 इंटू अल्फा। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, m2 इंटू a2 इज इक्वल टू m2 इंटू r2 इंटू अल्फा। सिमिलरली F3 इज इक्वल टू क्या आएगा, m3 इंटू a3 इज इक्वल टू m3 इंटू r3 इंटू अल्फा एंड सो ऑन, mn इज इक्वल टू, fn इज इक्वल टू क्या मिलेगा, fn इज इक्वल टू mn इंटू an इज इक्वल टू mn इंटू rn इंटू अल्फा। तो ये मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिला। मुझे क्या चाहिए अभी, टॉर्क। तो टॉर्क क्या मिलेगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, देन टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बनेगा, देखो τ1, इसको τ1 बोला जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, r1 इंटू f1 है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इट इज डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। तो r1 इंटू f1 का फॉर्मूला क्या है, r1 इंटू m1 r1 ओमेगा, सॉरी m1 r1 अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको m1 r1 स्क्वायर अल्फा। ओके, उसके बाद τ2 देखो क्या बनेगा, m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा, τ3 क्या बनेगा, m3 r3 स्क्वायर इंटू अल्फा एंड सो ऑन, τn क्या बनेगा, mn rn स्क्वायर अल्फा। ओके, सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, total torque acting on a body
इज क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन अप टू टाउ n. सो दैट इज इक्वल टू टाउ 1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा. अगर मैं यहाँ पे अल्फा कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आएगा अल्फा. टाउ इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा. तो बच्चों ये देखो हमें मिला टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्टार करो, क्योंकि इसके ऊपर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है. तो जल्दी से स्टेप बाय स्टेप इसको कॉपी कर लो. ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में एंड बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ओके. उसके बाद देखो बच्चों, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रिलेट करती हूँ क्वांटिटीज को. तो देखो बच्चों, अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए, उसकी फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसलेटरी मोशन में उसका सिंबल क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखेंगे. ये टेबल है, इसको अच्छे से कॉपी करो. एंड रोटेशनल मोशन में उसका सिंबल क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे. देखो, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन. तो सबसे पहले हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, उसको हम डिनोट करते हैं s से और इसमें डिनोट करते हैं थीटा से, राइट. दोनों में रिलेशन क्या है उसको भी कॉपी कर लो, s इज इक्वल टू r इंटू थीटा, इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड, वेलोसिटी देखते हैं. वेलोसिटी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं v बार से, यहाँ पे डिनोट करते हैं ओमेगा बार से. दोनों में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं a बार से, यहाँ पे डिनोट करते हैं अल्फ़ा बार से एंड a इज इक्वल टू होता है r इंटू अल्फ़ा. उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्स. मास लेते हैं पहले. मास इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मास होता है m और यहाँ पे हम उसको रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना, I. उसके बाद है फोर्थ. अब फोर्स लेते हैं. फोर्स यहाँ पे कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे m को कौन रिप्लेस करेगा, फोर्स को रिप्लेस करेगा टॉर्क, है ना. यहाँ पे टॉर्क होता है, मास यहाँ पे होता है इनर्शिया एंड a अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला I इंटू अल्फ़ा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, फिफ्थ वन मान लो पोटेंशियल पावर का फॉर्मूला भी देख लेते हैं. पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्स रिप्लेस करेगा टॉर्क से एंड वेलोसिटी रिप्लेस करेगी ओमेगा से, टाउ इंटू ओमेगा. उसके बाद 6 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. मास रिप्लेस करेगा I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v रिप्लेस करेगा ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद हमने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है p बार इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और यहाँ पे क्या होता है l बार इज इक्वल टू मास रिप्लेस करता है I एंड v रिप्लेस करता है ओमेगा, I इंटू ओमेगा. या फिर इसका हमने और एक फॉर्मूला देखा, l बार इज इक्वल टू r बार क्रॉस p बार, ये भी चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. तो बच्चों ये सभी रिलेटेड क्वांटिटीज़ है, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लो. मतलब दोनों में रिलेट किया है मैंने. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में उसका सिंबल क्या आएगा, ये हमने देखा है. ओके. तो बहुत अच्छे से इसको कॉपी करो. देखते हैं आगे का टॉपिक. आज मैं इसके आगे का टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ. उसके बाद है बच्चों आगे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 1.10. एक मिनट. 1.10
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, कंजर्वेशन मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज को अपोज करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो कौन से चेंज को अपोज कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम के चेंज को अपोज कर रहा है। मतलब क्या? देखो, मान लो इनिशियली आपका एंगुलर मोमेंटम था 10, उसको बाद में हमने बढ़ाना चाहा, बट वो उसको इंक्रीज नहीं करेगा। 10 है तो 10 ही रखेगा, वापिस 10 ही रखेगा। मतलब आपका इनिशियल मोमेंटम भी कितना था? 10 ही था। फाइनल मोमेंटम भी कितना था? 10 ही था। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ L माइनस LF, तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये क्या आएगा? 0 आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसका एक प्रिंसिपल आता है, वो क्या है? देखो, प्रिंसिपल मैं बताती हूँ पहले, उसके बाद इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, इसका प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम of an isolated system is always conserved मतलब constant, that is initial angular momentum is equal to फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जिसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क बिल्कुल भी नहीं है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 0। ऐसी सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी सिस्टम के लिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहेगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ऐसे इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रूफ के साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसका प्रूफ क्या रहेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद ये बताती हूँ। देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो सोचो जरा कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dp बार बाय dt। वेट अ मिनट बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने f बार 0 कर दिया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे भी हमने ली, मतलब f बार इज इक्वल टू हमने 0 किया। ओके, अगर मैं f बार 0 करती हूँ तो dp बार बाय dt भी क्या मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या? ये क्या है? चेंज है ना, ये क्या है? चेंज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम माइनस फाइनल लीनियर मोमेंटम। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल लीनियर मोमेंटम माइनस फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब क्या कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? फाइनल मोमेंटम। ओके, ये क्या है? ये लीनियर मोमेंटम के लिए। ऐसे ही हम लोग किसके लिए प्रूफ करने वाले हैं? फॉर एंगुलर मोमेंटम के लिए कंजर्व कैसे होता है उसका हमें प्रूफ देखना है। तो ये लीनियर मोमेंटम का है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कैसे आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हम लोग प्रूफ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। प्रूफ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बार इज इक्वल टू दो फॉर्मूले से आई इंटू ओमेगा एंड आर बार क्रॉस पी बार। तो मैं आर बार क्रॉस पी बार का फॉर्मूला यहाँ पे कंसीडर करने वाली हूँ, आर बार क्रॉस पी बार। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग
दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करो, बोथ साइड्स। तो देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है, डी बाई डी टी आर बार क्रॉस पी बार। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करती हूँ तो ये जो आपको पता है ना डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक बार इसका डेरिवेटिव लो, फिर प्लस लो, फिर इसका डेरिवेटिव लो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले मैं आर बार कांस्टेंट रखती हूँ, डी पी बार बाई डी टी लेती हूँ, प्लस पी बार कांस्टेंट रखें, डी आर बार बाई डी टी लेती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आर बार है वो एज इट इज रहेगा, डी पी बार बाई डी टी अभी हमने देखा ये किसका फॉर्मूला है, एफ बार इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी बार बाई डी टी होता है, प्लस यहाँ पे पी बार एज इट इज रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पी बार नहीं, यहाँ पे डी आर बार बाई डी टी किसका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्रॉस करो यहाँ पे, क्रॉस क्योंकि क्रॉस है, तो डी आर बार मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला है ना ये। एंड पी बार का फॉर्मूला क्या है, पी बार इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये तीनों फॉर्मूलेज में इसके अंदर पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो डी एल बार बाई डी टी, डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू आर बार एज इट इज रखो, इनटू डी पी बार बाई डी टी क्या होता है, एफ बार होता है, प्लस पी बार एज इट इज रखना है, इनटू डी आर, पी बार की जगह पे भी ये फॉर्मूला पुट कर दो, एम इंटू वी बार क्रॉस, यहाँ पे डी आर बार बाई डी टी का क्या है, वी बार। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार प्लस एम एज इट इज रखो वी बार क्रॉस वी बार। तो ये वी बार क्रॉस वी बार जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, वी इंटू वी साइन थीटा। तो उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि साइन थीटा है, दोनों में एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो v इंटू वी मतलब साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पूरी टर्म हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे जीरो मिलेगी। इसका मतलब देखो डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, आर बार क्रॉस एफ बार। ओके, और ये पूरी टर्म मुझे क्या मिल रही है, जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से कॉपी करना है आपको। डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। ओके, होप सो आपका कॉपी हो गया होगा। अभी मैं थोड़ा इस साइड लिखती हूँ इसको। देखो अब हमें प्रूफ देखना है कि ये कैसे कांस्टेंट है। डी एल बार बाय डी टी, आर बार क्रॉस एफ बार किसका फॉर्मूला है, आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू है टाउ बार, टॉर्क का फॉर्मूला है। तो डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दैट इज टॉर्क, ये टॉर्क है। अब देखो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अपना एंगुलर मोमेंटम का लॉ क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है, ये अगर जीरो है, इसका मतलब डी एल बार बाई डी टी क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है, इसका मतलब क्या, आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस करेंगे इन दोनों का, माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसी को हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ओमेगा। इसका मतलब क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I2 इंटू ओमेगा 2। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, आपको बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल एंगुलर होता है। किसके लिए, जहां पे बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है,
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लो बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं देखो, बैलेट डांसर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है या फिर डाइवर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो हम लोग देखते हैं। आप इसको अच्छे से कॉपी करो। तो देखो बच्चों, बैलेट डांसर यहाँ पे कैसे यूज करते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। बैलेट डांसर एंड स्विमिंग डाइवर जो है वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देखो बैलेट डांसर, आपको पता है बैलेट डांसर कैसे डांस करती है, होप सो सबको पता होगा। मान लो ये बैलेट डांसर है यहाँ पे, तो इनिशियली देखो वो आर्म्स को ऐसे फोल्ड करती है, मतलब आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करती है। तो पहले हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि एल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व हो रहा है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अगर एल कांस्टेंट है तो आई इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू भी क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाय आई लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड आई दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इनको कांस्टेंट रखना है एल को, तो कैसे देखो, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको कांस्टेंट रखना है, कंजर्व करना है हमेशा। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं आई इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 20 मान लेती हूँ, ओके। और 20 नहीं, इसका टोटल वैल्यू आई को मैं 10 मान लेती हूँ, आई को मैं 2 मानती हूँ, ओमेगा को 10 मानती हूँ इनिशियली। मान लो मैंने ओमेगा इंक्रीज किया या फिर मैंने इसको डिक्रीज किया, मान लो इसको मैंने 5 किया। तो अगर मैंने इसको 5 किया, देखो ये 5 हुआ, मतलब इसका मतलब क्या कि आई इंक्रीज हुआ है, तो आई कितना बनेगा, 4 बनेगा। देखो कैसे, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो कितना आएगा, 10 इंटू 2 कितना बनेगा, 20 बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी 20 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो आई डिक्रीज हो रहा है, या फिर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो आई खुद को इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि उनको जो ये एल है इसको हमेशा कांस्टेंट रखना है, इट शुड बी कंजर्व, ये हमेशा कंजर्व होना चाहिए, ऐसे उसका मीनिंग है। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे बैलेट डांसर वही कर रही है, क्या कर रही है, देखो उसको एल क्या करना है, उसका मेन एम यही है कि उसको एल कंजर्व रखना है, एल कांस्टेंट रखना है। जो एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशंस वो ले रही है उसको कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए वो क्या करेगी, अगर उसने उसके हैंड्स को स्ट्रेच किया तो ये इसका आर है। अगर आर इंक्रीज हो रहा है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। अगर आर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब मान लो इसने आर इंक्रीज किया, कितना 10 किया, आई को उसने 10 किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओमेगा कितना बनेगा, 2 बनेगा, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जैक्टली 20 नहीं रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 क्या होगा, कंजर्व होगा। उसके बाद अगर उसको स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है उसको, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए उसको आई डिक्रीज करना होगा। तो आई डिक्रीज कैसे करती है, जो स्ट्रेच हैंड है उसको वो क्या करेगी, फोल्ड करेगी। अगर स्ट्रेच हैंड्स को उसने फोल्ड किया तो आर डिक्रीज होता है, आर डिक्रीज होता है तो आई डिक्रीज होता है, आई डिक्रीज होता है तो ओमेगा इंक्रीज होता है। समझ में आया सबको। ऐसे बैलेट डांसर खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद का एंगुलर स्पीड बढ़ाने के लिए, एंगुलर स्पीड कम करने के लिए जो आई है मतलब आर्म्स का आर इंक्रीज और डिक्रीज करती है, उससे आर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन इस केस में आपका जो एल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज कंजर्व, इट विल नेवर चेंज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वही होता है डाइविंग में। डाइविंग मतलब जो स्विमर होते हैं डाइविंग में वो भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट वो यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे, देखो मान लो एक जहां से वो छलांग लगाते हैं वहां पे एक पैड होता है, ऐसे यहाँ पे एक पैड होता है, यहाँ से वो छलांग लगाते हैं, यहाँ से वो छलांग लगाते हैं। तो जब वो छलांग लगाते हैं उसके बाद कुछ रोटेशंस करके फिर स्विमिंग टैंक में वाटर में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो रोटेशन लेते वक्त अभी मान लो उनका ये स्ट्रेच बॉडी है, स्ट्रेच बॉडी का आर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, स्ट्रेच बॉडी का आर ज्यादा रहेगा।
तो R ज्यादा, इसका मतलब I ज्यादा, I ज्यादा तो वही फॉर्मूला अगेन, ओमेगा इज इक्वल टू 1/I, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर R ज्यादा तो I ज्यादा, I इंक्रीज होगा मतलब mr² बनेगा। तो ये अगर इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब वो छलांग लगाते तब क्या करते, स्पीड कम करते हैं। स्पीड कैसे कम करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करके। बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद उनका एंगुलर स्पीड कम होता है तो वो इजीली एंट्री कर पाते हैं, है ना। बट यहाँ पे जब वो मतलब जो भी पब्लिक है उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, बॉडी को फोल्ड करके, बॉडी को फोल्ड करते हैं तो आर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आर डिक्रीज होता है, उसकी वजह से आई डिक्रीज होता है। आई डिक्रीज होता है लेकिन आपका ओमेगा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ऐसे करके वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और उसकी वजह से एंगुलर स्पीड मतलब रोटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में भी वही होगा कि L इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई ओमेगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। लेकिन ये सब में आपका L क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, रेजिस्टेंस टू चेंज कर रहा है। यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दोनों बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों। वैलिड आंसर आपको इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्या होता है। मैं आपको लिख के देती हूँ। देखो बच्चों, एक इसी टॉपिक से रिलेटेड एक JEE 2005 में एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल लेते हैं हम लोग। क्या है सवाल, देखो क्या था। अ पार्टिकल इज मेड टू मूव इन अ सर्क्यूलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। एक पार्टिकल है जो कि सर्क्यूलर पाथ में मूव हो रहा है विथ डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब इसका स्पीड कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ पे कुछ तो भी 20 स्पीड था, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ेगा। पार्टिकल मूव्स विद द सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब यहाँ पे v क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये उन्होंने पूछा। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल स्पीड है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। कुछ तो भी है क्वांटिटी उसकी 10 20 कुछ तो भी है। तो अगर क्वांटिटी है, फोर्स है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, कांस्टेंट कैसे रहेगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब आपका एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, इट इज टोटली जीरो। बट यहाँ पे अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड वाला देखो, ओनली द डायरेक्शन ऑफ एल बार इज कांस्टेंट। एल बार कहाँ पे आएगा, सेंटर में। यहाँ इसका डायरेक्शन जो है एल बार का वो कांस्टेंट रहेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे की भी चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर भी है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन ये दोनों एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। ओके, एंड पार्टिकल मूव्स इन अ स्पाइरल पाथ पे तो वो मूव नहीं हो गया। यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, कौन सा, ओनली द डायरेक्शन ऑफ एल बार इज कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्योंकि देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर बार क्रॉस पी बार। यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे वी क्या है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड अगर मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो मोमेंटम है उसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा। लेकिन हाँ, उसकी जो डायरेक्शन है वो हम कहाँ पे नोट डाउन करते हैं, सेंटर में। जैसे कि राइट हैंड थंब रूल का किया था वैसे ही उसका डायरेक्शन हम लोग नोट डाउन, वो हमेशा वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। बट यहाँ पे जो स्पीड है उसका वो कांस्टेंट, मोमेंटम का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन जेई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2005 में बच्चों। तो इसको आप लोग कॉपी करो, हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसे सवाल में लेते जाऊंगी। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछो। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।